नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि सनातन धर्म को किस प्रकार से समूल नष्ट किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी आगरा से। आपका स्वागत है बाबा रामदास जी। तो सनातन को समूल नष्ट करने की प्रक्रिया का अ, किस प्रकार से निष्पादन होगा, इसकी क्या रूपरेखा होगी? देखिए सर, सनातन को नष्ट करने की जो फॉर्मूला है, इस पर रिसर्च पिछले कई हजार सालों से चल रही है। और जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे वो अपनाए जा चुके हैं। जोर जबरदस्ती से, तलवार के बल पे, लालच देकर, प्रलोभन देकर, एक बोरी चावल देकर, मतलब जितने भी तरीके थे वो तकरीबन सारे अपनाए जा चुके हैं। और अलग अलग सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत तगड़ी रिसर्च की है। तो अब ये तो चलती रहेगी रिसर्च। सनातन को समाप्त करने की कोशिश जो है सबने की है, ये भी कर ले, अच्छी बात है, करते रहें। पर सर मैं ना इसको, ये मेरे लिए बाकी जो ऐतिहासिक कारण है सनातन के पीछे जो फोर्सेस लगी है उन पे बहस बहुत लंबी हो रही है, आगे चलती रहेगी। मैं इसको सर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं अभी आज इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये चुनाव के रनअप में दी गई स्टेटमेंट है। ये इसका एकमात्र उद्देश्य है, यह एक राजनीतिक बयान है और खुद को समाप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है। सर असल में समाप्त सनातन तो जब होगा तब होगा। असली समस्या है कि अस्तित्व की लड़ाई खुद डीएमके लड़ रही है। तो ये अपनी सर्वाइवल के लिए दिया गया बयान है। इसको हम आगे आज के इस प्रोग्राम में जब आगे चल के डीपली डिस्कस करेंगे तो सर ये बहुत बदहवासी में बड़ा, इट इज स्टेटमेंट गिवन इन टोटल डेस्परेशन। ये बौखलाहट में दिया गया बयान है, क्योंकि उनके अस्तित्व पे खतरा उत्पन्न हो गया है, डीएमके की पूरी राजनीति पे। तो ये उससे बचने के लिए दिया गया बयान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो डीएमके की राजनीति और पे क्या इसको सोचा है? इस समय तो वो पावर में हैं और पूरा सब कुछ उनके हाथ में है। और किस तरह का उनको संकट दिख रहा है? सर संकट ये दिख रहा है कि देखिए, आप एक बात मान लीजिए कि अगला दशक, जो अगले 10 साल है ना, वो भाजपा के का दशक होगा, जिसमें भाजपा दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना विस्तार करेगी और कई राज्यों में सत्ता हासिल करेगी। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से प्रारंभ हो चुकी है और जैसे जैसे एआईएडीएमके का ह्रास होगा भाजपा बढ़ेगी। और ये भाजपा को सभी साउथ के स्टेट्स में, अच्छा, जिन स्टेट्स में भाजपा का डेवलपमेंट हुआ है, भाजपा जहां जहां सत्ता में आई है, वो उस पूरी जर्नी पे आप निगाह डालें ना, तो वो 10 से 15 साल की एक यात्रा होती है, पूरा एक प्रक्रिया होती है, जहां भाजपा जो है 2-4% वोट से एक विनिंग कॉम्बिनेशन तक 35-40% तक आने की जो यात्रा है ना भाजपा की, वो हर स्टेट में सर 10 से 15 साल की रही। तो सर अगला स्टेट जो साउथ का होगा उसमें तमिलनाडु इज वन ऑफ देम। इस बात को डीएमके रियलाइज कर रही है सर। ये अच्छा, अब आप जरा नॉर्थ में आइए। भाजपा ने अपना जो भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म विस्तार किया है ना, जब उसने नई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज अपने साथ जोड़ी हैं, फॉर एग्जांपल भाई 2014 का चुनाव उठा के देख लीजिए आप, जनरल इलेक्शन 2019 का यूपी में भाजपा ओबीसी वोट से जीती है। वो ओबीसी वोट जो इससे पहले समाजवादी पार्टी के पास हुआ करता था।
वो वोट शिफ्ट होकर भाजपा में आया। अब आप देख लीजिएगा अगले 5 सालों में जो दलित वोट, जो एक जमाने में कांग्रेस का वोट हुआ करता था, उसके बाद कांशीराम और बहन जी का वोट हुआ, अब वो धीरे धीरे भाजपा में शिफ्ट करेगा। तो भाजपा ऐसी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को अपने में समाहित करती है, तभी उसका किसी भी स्टेट में विकास होता है। तो सर ये तमिलनाडु में ना अब भाजपा की बारी है। अगला दशक मैंने कहा तमिलनाडु में भाजपा का होगा, और अन्नामलाई डूइंग, और भाजपा की पूरी जो वहां की लीडरशिप है, भाजपा का वहां का जो कैडर है, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और इस चीज को करुणानिधि की पार्टी देख रही है, डीएमके की पार्टी। तो सर उन्होंने अपना फ्लॉक बचाने के लिए ये एक बयान दिया है, सिंपल। मैं इसको इससे ज्यादा नहीं मानता हूं। तो आपको लगता है कि अन्नामलाई का जो चल रहा है और जो उनकी पदयात्रा चल रही है, उससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है तमिलनाडु में? सर देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल फोर्स किसी स्टेट में नया विकल्प लेके आती है ना, तो निश्चित रूप से बाकी सभी के प्लेट से ना थोड़ा 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 अपना अपना शेयर निकालती है। तो वो शेयर सर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से आएगा, और तो डीएमके से भी आएगा। अच्छा, एक चीज आप जान लीजिए कि पिछले 10 सालों में जब से इंटरनेट का भारत में उदय हुआ है, और ये इंटरनेट हिंदू नाम का शब्द जब से ये कॉइन हुआ ना सर, हिंदुत्व की फोर्सेस को यूनाइट करने में और उनको अपनी आइडेंटिटी एसर्ट करने में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज, बिल्कुल। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को कमजोर करने में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट का बहुत बड़ा नुकसान क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को हो रहा है, और बहुत बड़ा फायदा हिंदुत्व को हो रहा है। क्योंकि एक मिनट सर, हिंदुत्व के साथ सबसे बड़ी एक जो प्लस पॉइंट है ना, वी डोंट हैव स्केलेटन्स टू हाइड फ्रॉम समबडी। हमारी अलमारी में कंकाल नहीं है, ठीक। सर इनके पास कंकाल बहुत है, और उन कंकालों को ना ये इंटरनेट बहुत कायदे से एक्सपोज कर रहा है। अच्छा, हिंदुओं को जागृत कर रहा है कि तुम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करो, तुम्हारे पास सिवाय गर्व करने के लिए कुछ है नहीं, तुम्हारे पास इतिहास में एक भी क्षण ऐसा नहीं है जहां तुम्हें वाकई शर्मिंदा होना पड़े। करेक्ट। तो सर इंटरनेट हिंदू आइडेंटिटी को उभार रहा है, और जो सोया हुआ हिंदू है ना, उसको जगाने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। और सर जितनी हिंदू आइडेंटिटी जागृत होगी, उतना ज्यादा भाजपा पॉलिटिकली गेन करती है। हरियाणा में नूह मेवात में सर जब ये उपद्रव हुआ, तो आपने एक चीज नोट की, आपने एक चीज नोट की कि जो जाट कम्युनिटी थी उसमें एक अचानक खलबली मची, और जाटों की तरफ से, जाटों की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ काम करती हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा इस दंगे से कोई मतलब नहीं है, मुसलमान तो हमारे भाई हैं, ये हमारा दंगा नहीं था, ये हमारा मैटर नहीं है। सर बात यह है कि जिस दिन जाट हिंदू बन जाएगा, तो उस दिन तो फिर जाट कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा ना, वो तो बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो पॉलिटिकल फोर्सेस कभी भी ये नहीं चाहती कि जाट को अपनी हिंदू आइडेंटिटी का एहसास हो। इनकी एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा वीडियो बनाती है, वो वहां कोई दैया संगीता दैया करके है शायद, वो वहां सर कनाडा, सॉरी वहां इंग्लैंड में रहती है। तो वो एक वीडियो उसकी मैं देख रहा था, वो चिल्ला चिल्ला कह रही थी कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं तो जाट हूं। सर जिस दिन जाट सचमुच अपने आप को हिंदू समझने लगेगा ना, तो आज जो पूरा जाट समाज का लगभग 70% वोट जो कांग्रेस के साथ जाता है ना, तो वो बीजेपी के साथ आएगा, जिस दिन उसकी हिंदू आइडेंटिटी से जिस दिन अपने आप को रिलेट करने लगेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वो हिंदू ही मानते हैं। मुजफ्फरनगर के बाद, दंगों के बाद से हाँ तो सारी जो एकता थी, जाट हाँ मुस्लिम एकता, वो तो समाप्त हो गई। अभी भी दोबारा अब पैचअप तो हुआ नहीं है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ सर। अच्छा एक चीज, चल इसमें भी मैं आपको याद दिला दूं, अभी वो कौन सी त्यागी मैडम ने जो एक वो हुआ था ना, अभी एक छोटा सा एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें वो एक मुस्लिम बच्चे को उनकी क्लास के कुछ बच्चों ने 3-4 थप्पड़ मारते हुए एक हाँ, वीडियो हाँ, आया था। हाँ, 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 तो हाँ। इसका बहुत बड़ा बवाल मचाने की कोशिश की एमएम ने और उन्होंने राजनीतिक, और एफआईआर करो, स्कूल की मान्यता रद्द करो, और बहुत बड़ा बवाल। अचानक आपने देखा कि विद इन अ फ्यू आवर्स वो मामला सेटल हो गया। आपने ध्यान दिया? वो टिकैत साहब गए और उन्होंने तुरंत दोनों परिवारों को बिठा के हेलो हेलो हाय हाय कराई, गले मिलवाया, चलो जी हमारा तो सेटलमेंट हो गया और इस मुद्दे को हम आगे डिस्कस ही नहीं करेंगे। और वो सारा का सारा मामला 1 घंटे में ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों सर? वही क्यों? बात है कि अगर ये ये तो हमें नहीं अगर पता है। अगर आप बताएं, इस पे खुलासा करें। अरे सर, 1 घंटे में पूरा मैटर खत्म। और सारी पॉलिटिकल जब अखिलेश यादव और जितनी भी है हमारी सेक्युलर फोर्सेस हैं, कांग्रेस और उधर ओवैसी साहब इतना चिल्ला रहे थे ना, उनको हुआ कि अरे अगर ये इस घटना को हमने तूल दिया तो तुरंत ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनने जा रहा है। और जो वो थूक से इन्होंने जो अलायंस किया ना, जाट मुस्लिम एकता का जो अलायंस है, वो थूक से सटा के चिपकाया हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे ये 1 मिनट में खड़ जाएगा इस छोटे से मुद्दे पे। अगर उस महिला को, अच्छा एक तो वो महिला विकलांग थी, और सर ये एक नॉर्मल बातें होती है, ये हमारे, हालांकि इसमें बहुत बड़े हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स की हमने जरूरत सबने है, पर थप्पड़ खाए हमारे भाई। अरे सर हमने है तो बेत से पिटाई ये होती थी। हाँ, तो इतने छोटे से मुद्दे के लिए अगर वो महिला जेल चली जाती, उसके ऊपर एफआईआर हो गई थी, है विकलांग महिला, और वो स्कूल की मान्यता रद्द होने की बारी आ गई थी, सर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। और वो जो जाट मुस्लिम एकता, हालांकि वो महिला बेशक त्यागी थी, पर सर वो जाट मुस्लिम एकता का थूक से जो सटाई हुई थी वो छुट जाती। तो तुरंत जो है अखिलेश यादव चुप हो गए उस मैटर पे। तो सर बात पता है क्या है कि सर पूरे इंडिया में जिस दिन वोटर अपनी हिंदू आइडेंटिटी से रिलेट करने लगेगा, उस दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और हिंदू आइडेंटिटी को उभारने में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। सर आप बताइए ना, ऋषि सुनक और उनकी पत्नी आए और वो मंदिर वंदिर गए, पूजा की या किया हुआ किया है, वो कितने एकदम भारतीय परिधान पहने हुए थी उनकी पत्नी। सर G20 में हिंदुस्तानी आम आदमी को क्या डिस्कशन हो रहे हैं सर, क्या मतलब है? उसको तो इसी बात से खुशी थी कि ऋषि सुनक जो है मंदिर गया। ओ कितनी संस्कारवान लड़की है साहब, पूरे कपड़े पहनती है, स्किन शो नहीं करती, ओहो हो वो देखो अपने पति की टाई ठीक कर रही है। सर इंटरनेट ने हिंदू आइडेंटिटी को उभारने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अच्छा दूसरी चीज, पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि इस्लाम के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी रील्स वीडियोस क्लिपिंग्स आ रही हैं। अभी कल एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक पाकिस्तान के मौलाना साहब से पूछा गया कि क्या सगी चाची से निकाह हो सकता है, निकाह? तो उन्होंने कहा हो सकता है। तो सब उस पर दुनिया भर के कमेंट्स थे। सर ऐसी 1000 वीडियोस इस वक्त आपको मार्केट में चलती हुई मिल जाएंगी। मतलब सभी औरतें हलाल हैं, कोई रिश्ता नहीं, मामू की, फलाने के, फूफी की, इसकी उसकी, सबकी बेटियां, सबसे शादी कर लो। सर जब ऐसे मुद्दे जब हम इंटरनेट पे देखते हैं ना, तो सर आम मुसलमान जो है ना समाज में शर्मिंदा होता है। जो स्कूल और कॉलेज गोइंग लड़का है ना, उसको उसके दोस्त दिखाते हैं, क्यों भाई तू भी अपनी चाची से शादी कर लेगा, भाई तुम अपनी सगी बहन, तो तुम्हारे चाचा की लड़की तो शादी कर लेते हो। हमारे अगर पूरी बहन मानते हैं यार, पूरी बहन से ज्यादा मानते हैं भाई। सर आम मुसलमान बच्चा इससे शर्मिंदा होता है। आम हिंदू बच्चा कहता है कि नहीं देखो हमारी वैल्यूज कितनी हाई हैं। सर इंटरनेट इस्लाम की
जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। और हिंदू पॉपुलेशन को, हिंदू बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाज, अपने सोशल वैल्यूज, अपनी फैमिली वैल्यूज पे गर्व करने का कारण दे रहा है। और ये बहस चल रही है, और इस बहस का जनक ये आखिर आज तक पिछले 1400 सालों में इस्लाम की इन कमियों को कोई एक्सपोज नहीं कर सका। जो जिसने करने की कोशिश की उसको 6 इंच छोटा कर दिया गया ऊपर से। पर पहली बार 1400 सालों में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनेट ने इन सवालों को सामने किया। और जो डिस्कशन हो रहा है वो तो सारा हदीसों पे हो रहा है। हदीसों की वो अच्छा, मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि सगी बहन छोड़ के हर बहन से शादी जायज है। चाची से, सगी चाची से, अगर चचा से तलाक हो गया है तो सगी चाची से शादी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। एक भाई, हाँ ये है, हदीस में है सर। वो कल ही मैंने वो वीडियो देखा है। सौतेली माँ से भी कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एवरीथिंग इज जायज, हलाल। वो तो जो फॉरबिडन है, अपनी सगी बहू से कर सकता है। आप अपनी सगी बहू से कर सकते हैं। सगी बहू का तो नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी बहू से कर सकता है। हाँ जी, अरे सर कर सकते हैं, कर सकते हैं। हलाला क्या होता है? अच्छा, हलाला में तो निकाह ही होता है पहले। हलाला में तो उस वक्त वो बहू नहीं होती ना, तलाक हो चुका होता है। अरे बहू से निकाह होता है ना, उसके बाद हम बिस्तरी होती है ना। वो तो तब होती है जब उसका तलाक हो गया। वो मान लीजिए बेटे ने तलाक दे दिया बहू को, तो वो बहू नहीं टिपिकली, उसके बाद हलाला कर लो आप। यही तो करते हैं कई बार। सर सर कॉलेज में जाने वाला बच्चा और बच्ची, आज का जो पढ़ा लिखा लड़का लड़की है, वो इन बातों को लेकर शर्मिंदा होता है। मौलाना जस्टिफाई कर देता है सर, दुनिया भर की हदीसें और आयतें पढ़ के। स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चा अपने यारों दोस्तों सहेलियों के बीच में जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो सर हम वापस अपने मूल विषय पे आते हैं कि सर हिंदू आइडेंटिटी अपने उरूज पे आ रही है, धीरे धीरे उफान पे आ रही है। वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेके गर्व करेंगे। आम हिंदुस्तानी जो अब तक अपने हिंदू आइडेंटिटी को छुपाता था ना, वो इंटरनेट की इस क्रांति की वजह से, और सर जितना हमारी हिंदू आइडेंटिटी को हम असर्ट करेंगे, उतना पॉलिटिकली इन डिवाइसिव फोर्सेस को, ये जो डिवाइसिव पॉलिटिकल फोर्सेस है ना, ये उतनी कमजोर होंगी और उतना ही भारत का। अब मैं अच्छा इसी बात को चलिए मैं पंजाब में डिस्कस कर लेता हूं। सर पंजाब में हिंदू पॉपुलेशन लगभग 45% है। ऑफिशियली तो सिख होंगे नहीं नहीं सर, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा ये सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, और बहुत बड़ी फजिंग की जाती है आंकड़ों में, जिससे कि सरदार जी लोग को सिर्फ खुश रखा जा सके। उनको अरे निश्चिंत रहो यार, अभी तुम ज्यादा हो। सर सच तो कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि नाउ इट इज ऑलमोस्ट 50-50। और सर कितना बड़ा एक्सोडस है, कितना बड़ा माइग्रेशन हो रहा है, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते सर। पंजाब आके देखिए, मैं आपको इनवाइट करता हूं। और पंजाब खाली हो चुका है। हाँ मैं अभी फिलहाल पंजाब में हूं सर। पंजाब खाली हो गया। पंजाब इज नाउ ए स्टेट ऑफ बिहारी देन यूपी वाला। जी हां, पंजाब अब पंजाबियों का प्रदेश नहीं रह गया है। इसको आज से 20 साल बाद आधे से ज्यादा पंजाबी एमएलए भोजपुरी बोलने वाले होंगे, जैसे मॉरिशस में है ना, गुयाना फिजी में। तो ये सब कहां जा रहे हैं? वही स्थिति, कनाडा, ये सब कनाडा जा रहे हैं। ये सब अपनी जमीनें बेच बेच के कनाडा जा रहे हैं। तो सर
45% हिंदू पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भाजपा को मुश्किल से 5 या 4% वोट मिलता है। परंतु सर आज आप मेरी बात को याद रखिएगा, आप तो अपने गेस्ट की पुरानी बातों को याद दिलाते हैं ना कि इतनी तारीख को इन्होंने ये बात कही थी। सर 5 साल रुक जाइए, भाजपा का वोट शेयर मोर देन 35% होगा पंजाब में। इट टेक्स टाइम, जो संगठन बनाने में जो समय लगता है वही है। पंजाब का हिंदू तो एक मुश्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अकाली दल छोड़ के 1 मिनट में भाजपा आने को तैयार है। भाजपा अपनी झोली फैलाए तो सही, भाजपा अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहे तो सही, पंजाब में वो तो कहने को सर उसके लिए अभी हाँ वो अभी सर उनका संगठन तैयार नहीं ना। 1 मिनट सर, बात यह ना कि छोटी सी तो बेचारों की जेब है अभी, अगर उन्होंने वो जेब खोल दी ना सर वाकई भर जाएगी जेब, माल नीचे गिर जाएगा ना। इसलिए अभी दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। 5 साल दीजिए तो सही आप। तो सर कहने का मतलब है हिंदू जिस दिन अपने आप को, मुसलमान तो वो कहता है ना पहले मैं मुसलमान हूं, मैं अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को जेब में डालकर वोट देने जाता हूं। हिंदू नहीं जाता है। जिस दिन हिंदू अपने हिंदू आइडेंटिटी को जेब में डाल के वोटर आईडी के कार्ड के साथ अपने हिंदू आइडेंटिटी भी रखेगा, तो उस दिन कहानी जहां रखा उसने वहां की कहानी बदल गई है। तो सर डीएमके इस बात को लेकर चिंतित है कि अगले 10 सालों में भाजपा सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने जा रही है तमिलनाडु में। और देखिए जैसे यूपी में भाजपा ने पहले ओबीसी वोट अपने पाले में किया और अब दलित वोट का नंबर है और दलित धीरे, और अब सुनिए बीजेपी के पास बहुत अच्छी मात्रा में, जहां पर समाजवादी पार्टी का यादव कैंडिडेट नहीं होता है, वहां पे बहुत अच्छा वोट बीजेपी को यादवों का मिलता है। जहां समाजवादी पार्टी, हाँ जी, और नहीं सर विधानसभा में मिलता है। आप अयोध्या वाला केस रख दे, वहां पे एक विधायक है ना जो भाजपा का है और यादव है, विधानसभा में विधायक है, और उसको पूरा यादव बेल्ट जो उसका वोट बीजेपी को मिलता है। तो सर जैसे ओबीसी को अपने पाले में किया, जैसे दलितों को यूपी में कर रही है, उसी तरह तमिलनाडु का दलित वोट भी जब अपनी हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट करेगा तो डीएमके और एआईएडीएमके को छोड़कर बीजेपी में आएगा। तमिलनाडु का हिंदू भी बीजेपी में आएगा। सर ये उस वोट बैंक को बचाने की राजनीति है जो उदयनिधि, और उदयनिधि क्या है, वो ही इज थर्ड जनरेशन लकी स्पून, आई कॉल देम, है कि ये इनके दादा की बनाई हुई पार्टी का मजा ले रहा है, थर्ड जनरेशन। अब पिताजी इसके मुख्यमंत्री बने हैं, कल को ये बनेगा, है तो इसके पिताजी को जो लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपने भाइयों से, है अपने बाप की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए, तो वो उस विरासत की भी तैयारी कर रहा है ना उदयनिधि। अच्छा इसके अलावा तो तीसरा एंगल है इंडी अलायंस। सर इंडी अलायंस में डीएमके कांग्रेस को कितनी सीट देगी और क्यों यही देगी? मैं आपसे कहना चाहता था कि ये जो खेल है ये कांग्रेस को कॉर्नर करने का भी खेल तमिलनाडु में हो सकता है, लेकिन कॉर्नर जो है वो कांग्रेस पूरे देश में हो गई है इस चक्कर में। नहीं मैंने सर अभी पीछे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है कि सर देखिए उदयनिधि ने जो बयान दिया ना, उसने उनका यह है कि भैया मैं बच जाऊं बाकी सब डूब जाए, डूबते तो डूब जाए। सर उनके इस बयान ने अखिलेश यादव के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा कर दी है यूपी में, तेजस्वी यादव के लिए बहुत असहज स्थिति पैदा कर दी है बिहार में, पूरे नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पर उदयनिधि को क्या मतलब है, कांग्रेस डूबती है कल डूबती है आज डूब जाए, मतलब why will they be interested to make Rahul Gandhi the PM of the country? उनसे उनका क्या मतलब है? कांग्रेस का पॉलिटिकल नुकसान होता है इस बयान से, होता रहे। तो सर कांग्रेस तो पूरे इंडिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही।
भाई राजस्थान में जब कोई पूछेगा, हाँ भाई क्यों सनातन को कब समूल नष्ट कर रहे हो, कब हमको इरेडिकेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपने पूछा ना, हाँ भैया कैसे करोगे, तो सर वोटर भी तो ये पूछेगा। तो सर ये इंडी अलायंस में कांग्रेस को निपटाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है ये बयान। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के प्रियांक खड़गे ने इस बयान को रिपीट जो किया, वो कौन सी किस रणनीति के तहत किया, मुझे अभी भी वो समझ में नहीं आई, वो आखिर, या ये सब इतने बॉडम है सर, इतने, सर ये मैंने कहा ना, ये जो ये लकी स्पर्म पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये तो सर इनकी मल्लिकार्जुन ट्रेनिंग खड़गे भी तो, इस तरह के बयान देता रहा है पहले, पूर्व में। उसने भी तो वो पता नहीं क्या के हिसाब के रक्तपात हो जाएगा और हमारे ऊपर ये है, तुम लोग आर्य हो, तुमने हमारे ऊपर कब्जा किया है, इस तरह के बयान दिए उसने। सर अगर मोदी जीत गए सर तो वो, सनातन जीत जाएगा, इस तरह के बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं में दिए हैं, तो बेटा क्यों नहीं देगा? सर ऐसे को इन्होंने अध्यक्ष बहुत, बनाया है सोच समझ के। सर उन बयानों का ना बड़ा छोटा पॉलिटिकल डैमेज हुआ, या हुआ भी कि नहीं हुआ मैं कह नहीं सकता, परंतु इस बयान का सर बहुत बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हुआ। आप बताइए ना, मोदी जी आमतौर पे मैंने कहा ना, वो गैग ऑर्डर होता है बीजेपी में, तो बकायदा अपने सांसदों विधायकों के मुंह में कपड़ा ठूस के रखते हैं मोदी जी, क्या खबरदार कोई नहीं बोलेगा, बोलने का काम सिर्फ हमारा है, तुम सब सिर्फ अपना काम करो। पर पहली बार मोदी जी ने अपने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के मुंह से वो जो रुमाल ठूस के रखते थे निकाल लिया कि जी। जी, तो रुमाल सर निकाल लिया आपने। हाँ, तो वो गैग ऑर्डर जो था, आप कह रहे वो गिरिराज जी जो थे उनको किस कदर कैसे चुप कराती थी बीजेपी बिहार में, नहीं तो वो बहुत बोलते थे इन मुद्दों पे, ऐसे मुद्दों पे उनको कैसे 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 चुप कराया गया था। तो अब बीजेपी ने वो गैग ऑर्डर ले लिया कि नहीं सनातन पे, इसका मतलब बीजेपी भी इस मुद्दे की महत्व को उन्होंने समझा, बोला नहीं इसको हाईलाइट करने की जरूरत है, और इससे पॉलिटिकल डैमेज सर कांग्रेस को होगा, इंडी अलायंस को होगा, बहुत बड़ा पॉलिटिकल डैमेज होगा, आप देखते जाइए। अच्छा, आप ये जो कह रहे थे जो हिंदू आइडेंटिटी की बात, दो इसमें से एक मुद्दे आते हैं। एक तो ये आता है कि भले आप ये कह रहे हैं कि जाट जो है अपने आप को जाट पहले मानता है, लेकिन जो सारे के सारे जो हमें दिखाई पड़ते हैं इलेक्शंस 2014 से लेके 2014, 2017, 2019, 2022, उसमें सभी में जाट जो हैं वो बटे हैं। अब किस मात्रा में बटे हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी और एंटी बीजेपी जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से बटा है। सर देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये यूपी में जाट, यूपी से ज्यादा हरियाणा में, और बहुत हद तक पंजाब में, इनको इनको ये इनका एक ये आप कह सकते हैं कि जिद है कि भैया शासन करने का हक तो सिर्फ हमको है। हरियाणा में भी इनकी यही जिद जो है वो खट्टर का विरोध करती है, और सर ये कुछ हद तक इनको हरियाणा में तो यूपी खैर में जाट भी, वर्सेस अदर्स हो जाता है पूरा का पूरा। हाँ जाट वर्सेस, जितना वो क्योंकि हरियाणा का जाट ये मान के चलता है कि सत्ता शासन करने का अधिकार सिर्फ हमको है। सर ये प्रॉब्लम पंजाब में भी है, पर चूंकि पंजाब का जो जाट है वो सिख आइडेंटिटी ओढ़े हुए है ना, पंजाब का जो जाट है वो चूंकि उसकी आइडेंटिटी जाट आइडेंटिटी कम सामने आती है, सिख आइडेंटिटी ज्यादा आती है, पर सिख के बेस में भी सत्ता का अधिकार सिर्फ जाटों के पास ही है। आपको मैं ये बताऊं, जब ये आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर जब खींचतान चल रही थी, तो उसमें जब आपके भगवंत मान साहब का जब चयन हुआ, तो उसमें उनकी जाट आइडेंटिटी, उनका जाट होना बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है।
एक रामदासीय या दलित सिख को अभी फिलहाल आप बताइए ना कि जब चन्नी साहब को किस कदर हाईलाइट किया था पंजाब में कांग्रेस ने, दलित है दलित है दलित है, क्या हाल हुआ? बिल्कुल सर, पंजाब के जाटों को यह स्वीकार ही नहीं है कि कोई दलित जो है पंजाब का सीएम बन जाएगा। तो सर ये प्रॉब्लम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आती है। पर बीजेपी जो है 2014 के चुनाव में वो उनकी हिंदू आइडेंटिटी को उभारने में कामयाब रही थी। और वो जो कवाल का जो दंगा था, कवाल का जो उपद्रव हुआ था, उसने जो वो चौधरी चरण सिंह के जमाने से जाट मुस्लिम एकता जो थी ना, वो बुरी तरह तोड़ के रख दी थी। हालांकि वो पिछले 5 सालों में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, परंतु अभी भी तो नहीं तो 2022 में भी क्या हुआ? तो 2022 में भी तो आपके आरएलडी के कितनी सीटें आई? सर आरएलडी की सर सीटें बेशक नहीं सर, सीटें बेशक कम आई, परंतु सर 60 से ज्यादा सीटों पर, या मेरा आंकड़ा थोड़ा सा गलत हो सकता है, जाट वोट गया है आरएलडी को। ये सर वो पूरा जो बुके बनता है ना बाकी कास्ट का, वो नहीं बन पाया, इसलिए आरएलडी की बेशक सीटें नहीं आई, परंतु मेजॉरिटी वोट गया जाटों का, मेजॉरिटी वोट राइट फ्रॉम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा मथुरा और आगरा तक सर गया आरएलडी को ही है वो। सीटें तो आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जो आंकड़ा सर सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ वो अलग बात है। एक मैं बताता हूं आपको कि 2022 में जो 59 सीटें पहले फेज में जो पोल हुई थी, जाट इन्हीं 59 सीटों में है, और इन 59 सीटों में से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2017 में इनका आंकड़ा 51 था 59 में से। तो अब इनको तो कोई साथ में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो रही ही होगी, और भी कुछ ग्रुप हो गए, कुछ इधर से उधर होते ही आप जानते हैं। तो इसलिए न तो उसमें और न 2019 में। अब चौधरी चरण सिंह और उनका बेटा बागपत और मुजफ्फरनगर से हार जाए, अब इससे बड़ा तो क्या हो सकता है? हालांकि ये जो मेरी एनालिसिस, क्योंकि मैं इलेक्शन एनालिसिस काफी करता हूँ, कि 30 से 40% जाट जो है वो बीजेपी के साथ है और उनको वोट देता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नहीं मैं सर मैं ये 30 से 40 वाले आंकड़े पे नहीं, मैं 20 पे तो मान जाऊंगा, 20% होगा, पर आई डोंट थिंक इट इज 30 to 40। सर अगर 30 to 40, अगर वाकई 30 to 40% अपनी संख्या जितनी बताते हैं उतनी है नहीं। सर अगर मैं ये मानता हूं कि सर सचमुच अगर 30 से 40% वोटों का आएगा तो सर एक भी सीट, नॉट इवन ए सिंगल सीट आरएलडी की नहीं आएगी। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, पता है ना, तभी तो वो पिंगे बढ़ा रही है कि हमको चलो अच्छा एक मथुरा की सीट दे दो, हेमा मालिनी नहीं लड़ना सर चाहती है तो हम मान जाएंगे। मैं बताऊं ना, वो आरएलडी को सबसे बड़ी निराशा अखिलेश जी से ये हुई है कि यार तो सपा का कोई फायदा तो होता नहीं हमें। सपा का अगर हम सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हम सपा हमको प्लस कहां से करती है? ठीक है, अगर हम भाजपा से मिलकर लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तो उतना हिंदू वोट मिल जाएगा। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ है ही नहीं। हाँ सर ये भी है, पर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, और मुझे लगता है कि अभी भी चलिए, अभी लेट अस वेट फॉर दैट डे कि आरएलडी के साथ भाजपा का पैक्ट हो जाता है। तो और सर मुझे लगता है कि ये, चलिए आपके साथ फिर कभी मैं डिस्कशन करूंगा, ये जो घोसी का उपचुनाव हुआ है ना सर, इसमें मुझे तो लगता है कि भाजपा ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, और इसमें सिर्फ दारा सिंह चौहान नहीं सर, ये जितने भी दल बदलू आए ना, दारा सिंह चौहान और उसके बाद आपके ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के जयंत, इन सबको थोड़ा सा टोन डाउन किया है।
और लोग तो ये हम तो कहते हैं यहां कि तक ये अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ था। नो नो, इट वाज नॉट, इट वाज नॉट। सर मैं ये मानता हूं कि इट वाज, ये अलायंस की जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो लोग आ रहे हैं उनको ये बताया गया कि तुम्हारे आने से ये जरूरी नहीं है कि हम ये सीट जीत ही जाएंगे। देखो वहां क्या घोसी में क्या हाल हुआ दारा सिंह चौहान का, और ओम प्रकाश राजभर ने क्या उखाड़ लिया। इसलिए तुम लोग जो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, ये मत करो, अपनी औकात में आओ। अच्छा। सर ये ओम प्रकाश राजभर और रालोद को मैसेज दिया गया है घोसी उपचुनाव से। ये योगी आदित्यनाथ ना तो राजभर को लेने के पक्ष में थे और ना दारा सिंह चौहान को लेने के पक्ष में थे, और सर इन्होंने दोनों ने डायरेक्ट ऊपर से मूव करके और करवाया। सर अब देखिए, ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, इस पे अलग से कभी चर्चा करेंगे। ये हम अभी डीएमके से चर्चा करते करते यूपी की पॉलिटिक्स डिस्कस करने लग गए हैं। वो तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ऊपर असर हाँ, तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, जो पूरा जो हिंदी बेल्ट है, महाराष्ट्र है, वहीं पड़ना है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा डैमेज सर उदयनिधि स्टालिन ने कर दिया है, और अब इस झटके से ये कांग्रेस उबर नहीं पाएगी। और मुझे लगता है कि ये एक बयान कहीं इंडिया अलायंस के टूटने का कारण न बन जाए। ये मैं बहुत, मतलब मेरा ये मानना है कि यही एक बयान जो है इंडिया अलायंस का सत्यानाश कर देगा। ममता बनर्जी ने तो उसका विरोध कर ही दिया। हाँ, बिल्कुल। और ममता बनर्जी, जी। सर सर मुझे ना एक तो, मैं आपके साथ ना एक बार इंडिया अलायंस की पूरी फॉर्मेशन, और राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एक एक स्टेट में इंडिया अलायंस की क्या गणित है, और हाउ विल दिस अलायंस हेल्प कांग्रेस इन एवरी स्टेट या एनी रीजनल पार्टी। हाउ, मतलब मुझे, मतलब ये बताइए कि ममता बनर्जी को कांग्रेस कैसे हेल्प करेगी। ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ पैक्ट करके बंगाल में क्या फायदा मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को कितनी दी, तो थी 100 सीटें, क्या उखाड़ लिया। जब दो लड़के आए थे दोनों साथ, अरे जब बुआ भतीजा मिलके कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं, दो लड़के जब आए तब कुछ नहीं उखाड़, तो आखिर आज इंडिया अलायंस में अखिलेश और राहुल गांधी जी क्या कर लेंगे, और राहुल गांधी को कितनी सीट देंगे अखिलेश यादव लोकसभा में। तो सर इंडिया अलायंस देखने में बहुत अच्छा लगता है, फोटो खिंचाने में। जब आप उसको ग्राउंड पे उसको देखते हैं तो वो इट डजंट ट्रांसलेट इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स। जी हाँ। तो डीएमके के साथ भी सर इंडिया अलायंस, मुझे डीएमके के साथ मैं देख रहा था सर, अगर अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो 2 या 2.5% वोट है सर उसका, अगर अकेले लड़ती है तो कांग्रेस का तमिलनाडु में। जब जब अलायंस में लड़ी थी तब 4-4.5% वोट है, जबकि उसको 25 सीटें दी थी। पिछले, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, 25, लगभग 25 सीटें दी गई थी, जिसमें से वो 18 जीती है कांग्रेस। जी हाँ। तो सर लोकसभा में कितनी सीटें देंगे स्टालिन उनको, एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प डीएमके। तो सर ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये सिर्फ आम पब्लिक को ये बताने के लिए कि हाँ हम एक हैं, यही इसका यही एक पर्पज है सर। ये जब सीट एडजस्टमेंट करने चलेंगे तो ये फेल हो जाएगा पूरी तरह। और इस बयान से भी वो झलकता है कि जब ये बयान देते वक्त इंडिया अलायंस का कोई ध्यान नहीं रखा है, अपने घटक दलों का कोई ध्यान नहीं रखा। उदयनिधि मारन ने अपना बयान दो, अपना फायदा देखो, बाकी लोग अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो गिरते रहे, हमसे क्या मतलब है भाई। इस बयान की वजह से हाँ। अगर राजस्थान में गहलोत जी को प्रॉब्लम हो जाती है, हम्म।
जी। हाँ, तो जिसको जिसको गठबंधन धर्म कहते हैं, उस गठबंधन धर्म का तो पालन कतई नहीं है ना इसमें। बिल्कुल। जी। तो आइए फिर इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर जो इसके जो जी। राजनीतिक पहलू हैं, उसके बाद फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा आपने कहा, स्टेट बाय जी। स्टेट भी चर्चा करेंगे निश्चित रूप से, और जी। आपको हम आमंत्रित करते रहेंगे जयपुर डायलॉग्स पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक जय हिंद, जय अभी भारत, सभी वंदे मातरम। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, अभिवादन, अभिनंदन। जय श्री राम।